आपको ये बताते हैं कि रूस पर हुए यूक्रेन के इस हमले को रूस का पर्ल हार्बर मोमेंट क्यों कहा जा रहा है। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने हवाई में अमेरिकी नेवल बेस पर्ल हार्बर में एक सरप्राइज अटैक किया था। इसी युद्ध के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की ऑफिशियल एंट्री हुई थी। जापान ने अमेरिका के 20 नेवल वेसल्स जो हैं वो तबाह कर दिए थे। पर्ल हार्बर जिसे कहा जाता है वहां पर, जिसमें अमेरिका के 8 बैटल शिप्स भी थे। 300 से ज्यादा एयरप्लेन्स शामिल थी। 2400 से ज्यादा अमेरिकियों की इस हमले में मौत हो गई थी और 1000 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हो गए थे जो जापान ने किया था। अब इसे रूस का पर्ल हार्बर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें भी सरप्राइज था। रूस को पता ही नहीं चला कि उसकी धरती पर, उसके एयरबेस पर ऐसा अटैक प्लान किया जा रहा है जो ड्रोन से होगा। इस हमले में रूस के बॉम्बर फ्लीट के 30% एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए हैं। आपने सही सुना, ड्रोन से हुए अटैक में रूस के बॉम्बर फ्लीट यानी उनके जो अटैकिंग बॉम्बर फ्लाइट्स हैं उसका 30% एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए हैं। रूस के 5 एयरबेस पर यह हमला हुआ है और हम आपको इसीलिए 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ सबसे पहले आप पर्ल हार्बर मोमेंट जिसे कहा जाता है 7 दिसंबर 1941 की देख रहे हैं, जहां पर जापान ने अमेरिकी युद्धपोतों पर यह हमला किया था। 2400 अमेरिकी मारे गए थे। और दूसरी तरफ 1 जून 2025, एक तरह से जैसे इतिहास 85 साल बाद वापस फिर से दुनिया के सामने आ गया हो, जब यूक्रेन जैसा मुल्क ड्रोन के जरिए रूस के 30% बॉम्बर फ्लीट एयरक्राफ्ट्स को तबाह कर देता है। पर्ल हार्बर के अटैक की परिणति जापान पर अमेरिका के परमाणु हमले से हुई। अंजाम देखिए आप कहां पहुंचा था। जब 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम ही गिरा दिए और इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई। अमेरिका ने भी जापान को हमले के लिए इसलिए चुना क्योंकि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया था। इसीलिए अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन के इस ड्रोन हमले की परिणति, कंक्लूजन किसी परमाणु हमले के रूप में होने की आशंका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास इस हमले का बड़ा जवाब देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और वो बड़ा हमला जवाब क्या होगा, क्योंकि रूस को रिस्पॉन्ड करना ही होगा। देखिए, रूस और यूक्रेन का ये युद्ध अब तो एक बहुत बड़ी अहम की लड़ाई लग रही है। दोनों की तरफ से ईगो यानी अपने अपने अहम की लड़ाई है। उसी ईगो का युद्ध चल रहा है। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि बात है कि दोनों के बीच में शांति वार्ता की भी तैयारी हो रही है। किसी तीसरे देश में एक तरफ शांति वार्ता चल रही है और दूसरी तरफ दोनों एक दूसरे पर ऐसे हमले कर रहे हैं। असल में पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों का ईगो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो युद्ध रोकने के लिए तैयारी ही नहीं है। इसीलिए तो ये कहा जा रहा है कि क्या रूस और यूक्रेन का ये युद्ध परमाणु युद्ध पर जाकर खत्म होगा। इसके लिए हम आपको वर्ल्ड मैप पर यह समझाते हैं कि दुनिया में इस वक्त न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट्स कहां कहां हैं, कहां कहां पर खतरा है इस वक्त परमाणु हथियारों का। यह हम आपको दिखाते हैं और इसी के साथ बड़े स्क्रीन पर यहां पर दिखाना चाहते हैं कि परमाणु हथियार कहां कहां पर ये फ्लैश पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो रूस को ही देखिए, जिसके पास इस वक्त जो डिप्लॉयड वॉरहेड्स, ये देखिए 1710। अब ये डिप्लॉयड वॉरहेड्स तुरंत इस्तेमाल किए जाते हैं, इसको आप समझिए। जिसके पास इस वक्त डिप्लॉयड वॉरहेड्स हैं यानी तुरंत इस्तेमाल हो सकने वाले परमाणु हथियार हैं। और ये रूस के पास कितने हैं? 1710। जबकि अमेरिका के पास ऐसे डिप्लॉयड हथियार कितने हैं? 1770 डिप्लॉयड वॉरहेड्स। याद रखिए, ऐसे परमाणु हथियार जो कि तुरंत इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये 60 ज्यादा है अमेरिका के पास, 1770। यूनाइटेड किंगडम यूके जिसके पास है 120 वॉरहेड्स, ये देखिए
ये तमाम न्यूक्लियर हथियार है जो कि डिप्लॉयड वॉरहेड्स है, तुरंत इस्तेमाल किए जा सकते हैं, किसी भी वक्त किए जा सकते हैं। उसकी गिनती हम आपको दिखा रहे हैं कितना बड़ा ये खतरा हो सकता है। फ्रांस जिसके पास है, ये देखिए आंकड़ा 280 का, फ्रांस के पास डिप्लॉयड वॉरहेड्स जो कि न्यूक्लियर हमला करने के लिए तुरंत इस्तेमाल किए जा सकते हैं। भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल के पास भी परमाणु हथियार है, लेकिन ये स्टोर्ड वॉरहेड्स कहा जाता है इनको, यानी कि ये डिप्लॉयड नहीं है। आसान भाषा में समझे तो रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों पर तुरंत इस्तेमाल होने वाले परमाणु हथियार उनके पास है। अब हमारा वो सवाल जिस पर दुनिया की सबसे ज्यादा निगाहें हैं, यानी कि इस युद्ध में क्या रूस अपने, अगर आप देखिए तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा, जिसकी आशंका भी चल रही है, हर जगह चर्चा हो रही है। यहां यह बताना जरूरी है कि रूस के पास परमाणु हथियार है, यूक्रेन के पास नहीं है। रूस के पास 1710 से ज्यादा परमाणु हथियार है, ये देखिए, जो तुरंत इस्तेमाल हो सकते हैं एक बटन दबाते ही। अनुमान है कि अगर रूस को यूक्रेन के स्ट्रेटेजिक मिलिट्री शहरों के टारगेट्स को खत्म करना हो तो रूस के सिर्फ 150 से 200 परमाणु हथियार लगेंगे। अब देखिए, रूस के पास सबसे बड़ा बॉम्ब जो है वो है RDS 220, जिसे जार बम का भी नाम दिया जाता है। इसका वजन है 50 मेगाटन, यानी कि 50,000 किलोटन। यहां आपको ये बता दें कि अमेरिका हिरोशिमा पर जो परमाणु बम दागा था, लिटिल बॉय, उसका वर्जन सिर्फ 15 किलोटन का था। ये देखिए आप बीच में, इससे 3,333 गुना ज्यादा वजनी बम रूस के पास है इस वक्त। इसी तरह से अमेरिका ने नागासाकी पर जो फैट मैन नाम का परमाणु बम इस्तेमाल किया था, वो था लगभग 21 किलोटन का, 21। इसका 2,381 गुना ज्यादा वजनी बम रूस के पास है, जो कि 50,000 किलोटन का है। रूस ने अगर ये बॉम्ब यूक्रेन पर मार दिया तो यह अनुमान है कि 18 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। ये सब दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि हम आपको बता सके कि दुनिया में इतने बड़े बड़े फ्लैश पॉइंट्स बने हुए हैं, युद्ध की नौबत आई हुई है, किन किन के पास तुरंत इस्तेमाल किए जाने वाले न्यूक्लियर वॉरहेड्स है और कैसा खतरा इस वक्त ह्यूमैनिटी के सामने है, दुनिया के सामने है। ये सिर्फ अनुमानित आधार है जो हम जिस पर रशिया की बात कर रहे हैं। अभी तक ये साफ नहीं है कि रूस इस हमले का रिस्पॉन्स कैसे दे रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि पुतिन को इसका बड़ा जवाब देना ही होगा। इसीलिए पुतिन ने इस युद्ध के दौरान ही अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी बदली थी। ये पूरा ऑपरेशन कैसे हुआ, आपको ये समझाने के लिए हमने एक AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक पूरा सीक्वेंस तैयार किया है, ताकि आप ये समझ सकें कि कैसे यूक्रेन ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। पहले आप ये देखिए, फिर आपको आगे की कहानी बताते हैं। इस हमले का एक और वीडियो वायरल है, जिसमें कुछ लोग एक ट्रक पर चढ़कर ड्रोन को रोकने की कोशिश करते दिखे, क्योंकि इन्हीं ट्रक्स पर ऊपर में, सबसे ऊपर में बॉक्स में ड्रोन्स रखे हुए थे। जैसे ही देखिए, अभी तक ये अंदाजा नहीं लग पाया कि रूस को इस हमले में कुल नुकसान कितना हुआ है, लेकिन इस हमले ने नए वॉरफेयर को जन्म दिया है। जैसे ही ये नीली शर्ट वाला व्यक्ति आपको दिखेगा, वो ट्रक में अंदर घुसने की कोशिश करता है, बिल्कुल पूरा वहां पर ये बम फट जाता है। दुनिया ने ये देख लिया कि युद्ध के तरीके अब बदल गए हैं। पहले विश्व युद्ध में दुनिया ने आर्टिलरी का इस्तेमाल देखा था कि कैसे तोपें युद्ध जीतने में सक्षम होती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वॉरफेयर में फाइटर जेट्स का इस्तेमाल देखा गया। आसमान से फाइटर जेट्स आते थे, बम बरसाकर चले जाते थे, ये सायरन्स बजती थी, लोग विमानों की आवाज सुनते ही दहशत में आते थे। लेकिन अब ये नए जमाने के युद्ध के तरीके हैं। लड़ाई ड्रोन से हो रही है और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है रूस और यूक्रेन के इस युद्ध में। ज़ेलेंस्की ने यह बता दिया है कि ये नए जमाने के युद्ध के तरीकों में कैसे ड्रोन को एक गेम चेंजर बनाया जा सकता है। FPV ड्रोन को हथियार बना दिया। भले ही ये ड्रोन कैमरा शूट में इस्तेमाल होते हैं, हालांकि कंपनियां इनसे सामानों की और फूड डिलीवरी भी करवा रही हूं, लेकिन ये हथियार भी बन सकते हैं, खतरनाक हथियार।
देखिए, अब तो ऐसा लगता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध थमने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाएगा। उम्मीद ये जगी थी कि ये युद्ध शायद रुक जाए, बातचीत के टेबल पर दोनों तैयार हैं आने को, लेकिन अब कल के यूक्रेन के हमले के बाद इसकी उम्मीद कम है। ऐसा लगता है कि ये युद्ध दो देशों के बीच नहीं, दो नेताओं के बीच हो रहा है, जिनके बीच ईगो वॉर चल रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की ने तो इस युद्ध की वजह से यूक्रेन को पता नहीं कितने साल पीछे कर दिया है। पिछले 3.5 सालों से ये युद्ध चल रहा है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया जानती है कि ज़ेलेंस्की पहले एक स्टैंड अप कॉमेडियन थे। अब कल के हमले के बाद फिर से ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यूक्रेन ने एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनकर गलती की है जो इस तरह से युद्ध के मुहाने पर, और वो भी परमाणु युद्ध के मुहाने पर ले जाकर यूक्रेन को खड़ा कर रहे हैं। एक कॉमेडियन को चुनना राष्ट्रपति के तौर पर बड़ी भूल साबित हुई। अब ये भी विडंबना ही है, रूस और यूक्रेन लड़ भी रहे हैं और दोनों बातचीत भी कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले तुर्की के इस्तांबुल में दोनों के बीच दूसरे राउंड की शांति वार्ता हुई। बातचीत करीब 1 घंटे चली। खबर आ रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बंदियों की अदला बदली होगी। यूक्रेन की तरफ से रूस को शांति के लिए एक मेमोरेंडम दिया गया है, जिसकी कुछ शर्तें हैं। यूक्रेन की तरफ से शर्त रखी गई है कि जमीन, समंदर और हवा में पूरी तरह से बिना शर्त के सीज फायर होना चाहिए। यह सीज फायर कम से कम 30 दिनों के लिए होना चाहिए। यूक्रेन के जो बच्चे डिपोर्ट हुए हैं वो वापस आए। और टाइमिंग देखिए, शांति वार्ता के 1 दिन पहले सबसे बड़ा अटैक रूस पर कर देते हैं और अब कह रहे हैं कि 30 दिन के लिए आप सीज फायर कीजिए। उनकी ये डिमांड है कि जो बच्चे डिपोर्ट हुए हैं वो वापस आए, युद्ध बंदियों की जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है, युद्ध बंदियों की अदला बदली हो, सभी नागरिक बंदियों को भी छोड़ा जाए। फरवरी 2014 के बाद रूस की कब्जाई जमीन को रूस का नहीं माना जाएगा। शर्तें देखिए, अब दोनों के बीच में भले ही शांति की बातें हो रही हो, कुछ बातें ऐसी हैं जो सब जानते हैं कि मनमानी करने वाला पुतिन भी मानने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन यूक्रेन के कल के हमले ने पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि ड्रोन किसी युद्ध में कितना खतरनाक हथियार हो सकता है। Went on for about 1.5 years. Ukraine managed to get the drones inside the country. दुनिया में जहां भी तनाव हो रहे हैं वहां एक ही व्यक्ति है जिसकी बात, हालांकि ये खबर मतलब आप कह सकते हैं कि एक धागे में आगे बढ़ रही है, एक ही व्यक्ति है जिसकी बात, जिसकी साख और जिसकी विश्वसनीयता पूरी तरह से मिट्टी में मिल रही है, और ये नाम है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। वास्तव में हर जगह जबरदस्ती का नेता बनने के अपने दुष्परिणाम होते हैं। जब किसी अच्छी बात का श्रेय आपको मिलता है तो बात बिगड़ने का ठीकरा भी आपके सिर पर ही फूटता है। विश्वसनीयता घटती है, सो अलग, चाहे रूस यूक्रेन विवाद हो, चाहे इजराइल हमास विवाद हो, या फिर भारत पाकिस्तान का हमला हो, ट्रंप बिना बुलाए, बिना न्योते के जबरदस्ती दुनिया का नेता बनने की नीयत से इन सब मामलों में घुस बैठे और उन्होंने हर जगह पर अपनी किरकिरी करा ली है। आप देख ही रहे हैं, रूस यूक्रेन विवाद में तो हाल ये हो गया है कि उनकी बात इतनी हल्की हो गई कि जिसे कोई भी, अब कह सकते हैं ना कि ड्रोन से उड़ा सकता है, ये बात की उनकी कीमत रह गई। सोचिए, सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर इस्तांबुल में रूस यूक्रेन के लिए शांति वार्ता की मेज सजाई गई थी, जिस पर ट्रंप की सीधी नजर थी, और टेबल पर शांति और समझौते के गुलदस्ते पहुंचने से पहले ही नई जंग का पैगाम पहुंच गया और दोनों तरफ से ड्रोन बरसने लगे। आप सोचिए, इन्हीं ज़ेलेंस्की को एक बार व्हाइट हाउस में बिठाकर बेइज्जत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, यू डोंट हैव द कार्ड्स, यानी तुम्हारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, सब यहां से है। और अब ज़ेलेंस्की ने दिखा दिया। वास्तव में ये लड़ाई भले ही यूक्रेन और रूस की हो, लेकिन इसमें अभी तक किसी की हार हुई है तो वो डोनाल्ड ट्रंप की है। ना उन्हें पुतिन ने न्योता दिया, आइए आप हमारी सुलह करवाइए, ना ज़ेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप आकर युद्ध रुकवा दीजिए, लेकिन ट्रंप खुद ही ढोल पीटते आ रहे हैं कि वो आकर युद्ध रुकवाएंगे। अब युद्ध रुकवाना तो दूर, मामला ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है कि जहां सिर्फ प्रतिशोध ही प्रतिशोध नजर आ रहा है, यानी बद से बदतर स्थिति। ट्रंप की पहल पर हो रही इस शांति वार्ता को लेकर पहले से ही शक था कि इसका अंजाम शायद ही सकारात्मक हो, लेकिन वार्ता से पहले ही बात ज्यादा बिगड़ गई। उससे पहले ज़ेलेंस्की ने सोचा कि जो करना है, क्योंकि हाल में ही रूस ने जबरदस्त ड्रोन अटैक किया था, उन्होंने उससे भी खतरनाक अटैक कर दिया। पहले तो रूस ने यह बताने से इनकार कर दिया कि वो यूक्रेन पर हमले रोकने के बदले में वास्तव में चाहता क्या है,
लेकिन हमले रोकने के लिए बेहद कड़ी शर्तें जरूर रख दी। रूस ने कहा कि उसे उसके क्षेत्र में पूरी संप्रभुता चाहिए, यूक्रेन का मिलिटराइजेशन होना चाहिए, उस पर लगे प्रतिबंध तत्काल हटने चाहिए, रूस की सीमा की तरफ नेटो का विस्तार रखना चाहिए। रूस चाहता था कि जिस क्षेत्र पर उसका दावा है वहां से यूक्रेन की सेना चली जाए, भले ही अभी तक वहां रूस कब्जा नहीं कर पाया, लेकिन ये सब बातें होती हैं। उससे पहले ही यूक्रेन ने दिखा दिया कि वो भी बड़ा हमला कर सकता है। इससे ठीक पहले शनिवार को रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसमें 472 ड्रोन शामिल थे। ये सब डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ी निराशा की बात है, क्योंकि रूस यूक्रेन तो पहले से ही जंग में थे। ये ट्रंप ही थे जो इसे रुकवाने की बात कर रहे थे। अब ट्रंप किनारे से इस युद्ध को देख रहे हैं जिसे वो समाप्त करने का दावा करते थे। कहा था सत्ता में आते ही कुछ घंटों में कर देंगे। अब उनका विदेश नीति पूरी तरह से, उनकी विदेश नीति जो है वो फेल होती दिख रही है। उनकी विदेश नीति की आधारशिला ही ड्रोन धमाकों से हिलती हुई नजर आ रही है। उन्होंने सबसे पहले ज़ेलेंस्की पर जोरदार दबाव बनाया था, यहाँ तक कि ओवल ऑफिस में उन्हें बेइज्जत किया, लेकिन ज़ेलेंस्की ने उनकी बात कितनी मानी ये सब हमले देखकर अब स्पष्ट हो चुका है। दूसरी तरफ उन्होंने पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश की। रूस ने ट्रंप को सीधा जवाब दिया, जिसके बाद वो बौखला गए, पुतिन को पागल बताने लगे। ज़ेलेंस्की उनकी बात सुन रहे हैं ना पुतिन। अब ट्रंप के पास यही विकल्प है कि वो धीरे धीरे से इस पूरे मामले से अलग हो जाए। वो ये कह दें कि ये जो बाइडेन की शुरू की गई लड़ाई है मेरी नहीं है। वो इसे पुतिन और ज़ेलेंस्की का युद्ध भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं है। ट्रंप की इतनी कोशिश यूक्रेन और रूस के नेताओं के साथ उनका व्यक्तिगत हस्तक्षेप ये बताता है कि यूएस इस युद्ध से जुड़ा हुआ है, इसलिए पूरे घटनाक्रम में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं और धीरे धीरे ये ट्रंप का युद्ध बन गया, जिसमें अब अमेरिका और ट्रंप की पूरी प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता दांव पर लग चुकी है। को 30वें विश्व युद्ध से जुड़े एक हालिया सर्वे के बारे में जरा बताएंगे। हमारे देश में लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि क्या तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। और अब अगली खबर सभी भारतीयों को गौरवान्वित करने वाली। भारतीय शतरंज के इतिहास में एक नया स्वर्णिम चैप्टर जुड़ा है। मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश ने 9वें शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को 6वें राउंड में ऐतिहासिक शिकस्त दी। डी गुकेश के 9वें के दिग्गज खिलाड़ी के खिलाफ क्लासिकल शतरंज में पहली जीत रही। आपको बता दें, गुकेश के सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद कार्लसन ने कहा था, मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं खेलता, वहां मुझे हराने वाला कोई नहीं है। जवाब में गुकेश ने कहा था, मौका मिला तो उनके सामने बिसात पर खुद को परख लूंगा। ये देखिए, और आखिरकार वो पल आया। 19 साल के गुकेश ने 34 साल के 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन कार्लसन को हरा दिया। गुकेश द्वारा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लसन को मात देने के बाद दोनों खिलाड़ियों का रिएक्शन भी देखने लायक था। इस जीत से जहां गुकेश संतुलित नजर आए, वहीं कार्लसन आपा खो बैठे। आप ये वीडियो देखिए। खेल नहीं सिखाता, मैदान में गुस्सा दिखाना। कार्लसन ने हार के बाद जोर से हाथ को उस मेज पर पटका जहां चेस बोर्ड रखा था। उनके हाथ पटकने से पूरा चेस बोर्ड हिल गया। बाद में उन्होंने गुकेश से माफी मांगी, हाथ मिलाया, उनकी पीठ थपथपाई, लेकिन वो जल्दी से वहां से चले गए। साफ नजर आ रहा है कि अपने देश में गुकेश से हार को वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए थे। कार्लसन की हताशा ये भी दिखाती है कि गुकेश की जीत कितनी शानदार, कितनी निर्णायक रही होगी। एक तरफ जहां कार्लसन की नाराजगी कैमरे में कैद हुई, वहीं दूसरी तरफ गुकेश की विनम्रता देखिए, सभी का दिल जीत लिया। गुकेश के करियर की यह सबसे बड़ी जीत थी। बावजूद इसके वो खुशी से चीखे, चिल्लाए नहीं या फिर उनके टेबल पटकने पर कुछ नहीं कहा, बल्कि उसके उलट इस जीत से वो काफी हैरान दिखे। उन्होंने इस फीलिंग को सिंक इन करने में, अपने अंदर समझने में समय लिया। पूरे समय शांत, विनम्र, बिल्कुल विनम्र दिखे। शिष्टाचार का शानदार परिचय देते हुए वो हर बार की तरह वापस अपनी सीट पर बैठे। जो चेस बोर्ड कार्लसन के घूसे से हिल गया था, उसे उन्होंने समेटा, बाकायदा अरेंज किया। सम्मान करना चाहिए जिस खेल को आप खेलते हैं। इतना ही नहीं, मैच के बाद गुकेश ने अपनी जीत को किस्मत बताया।
और कहा कि 100 में से 99 बार मैं कार्लसन से हार जाता, आज बस किस्मत अच्छी थी। मुकाबले की सबसे खास बात यही रही कि जीत के बाद गुकेश ने संयम, शिष्टता, विनम्रता के साथ व्यवहार किया। एक सच्चे चैंपियन की यही पहचान होती है। इस ऐतिहासिक जीत से न केवल गुकेश का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि भारत में शतरंज को नई उड़ान मिलेगी। जरूरी नहीं कि आप सभी लोगों को पसंद आए। तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, गुणवत्ता नहीं।